ईसीजी बेसिक्स में सबसे पहली ईसीजी हमारे पास है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे और एक एक करके ईसीजी को डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ईसीजी क्या कहती है। इस वाले ईसीजी में सबसे पहले आप ये देखो कि क्या क्या हमें विजिबल हो रहा है। हमें आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, लेकिन उन दोनों दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, वो अनइक्वल है, यानी कि ये एक इर्रेगुलर हार्ट रेट को बताता है। और इर्रेगुलर हार्ट रेट इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, फिर ये थोड़ा बीच का है, फिर ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, और कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे अगर आप बेसिक वो देखोगे तो ऐसे नॉर्मल एकदम ऐसे जिगजैग गुदगादी टाइप का है, और यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अनइक्वल डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आप और गौर करोगे तो आपको कोई विजिबल पी वेव नहीं है। इस ईसीजी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और इसको आप नाम दोगे एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब इसका साइट क्या होता है भाई, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में एक्टोपिक फोकाई हो रखा होता है जो कि इर्रेगुलरली चार्ज प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से ये जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज़्यादा रेट के साथ इर्रेगुलरली फिब्रिलेट करता है, मतलब वाइब्रेट करता है। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी जगह ये वाइब्रेशन करने लगता है, जिसके कारण से हमारे पास ये ईसीजी आती है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए स्पेसिफिक्स क्या हैं, तो भाई एब्सेंट पी वेव रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पी वेव एब्सेंट रहेगी, इसी से इसको डायग्नोस करोगे। एट्रियल ट्विचिंग मिलती है, यहाँ पे एट्रियल ट्विच करता है बार बार, मतलब वाइब्रेट करता है। अब इसके कारण एक डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे ब्लड का स्टेसिस होने लगेगा, और ब्लड का स्टेसिस जब होगा तो यहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस होंगे, और क्लॉट बनेगा तो फिर वो ब्रेन में जाके स्ट्रोक करवा सकता है या मीजेंट्रिक इस्चीमिया करवा सकता है ना। कोई भी ब्लड वेसल में जाके इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी वहाँ पर जाकर के ब्लॉकेज करवा देगा और सीवियर एब्डोमिनल पेन करवा सकता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है रेस से इसका मैनेजमेंट होता है। इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि आपको स्टेप्स को बाईपास नहीं करना है, मतलब ये जो स्टेप्स हैं इसी सीक्वेंस में हमें फॉलो करना है। सबसे पहले रेट कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर एस्मोलॉल देंगे, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। जहां पर ऐसी कंडीशंस में अगर हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंटीकोगुलेशन के लिए अब जो हमने बताया कि भाई स्टेसिस होगा, ब्लड का स्टेसिस होगा, तो हमें पहले से ही एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करना है। तो अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी एट्रियल फिब्रिलेशन मिलता है तो हम वारफरिन स्टार्ट करेंगे, और अगर नॉन रूमेटिक हार्ट डिजीज है और उसमें हमें एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करना है तो नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करेंगे, जिसमें कि आपका एपेक्साबैन आएगा, है ना, एपेक्साबैन आएगा, डेबिगेट्रिन आएगा, ये सब चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। केमिकल कार्डियोवर्जन में एमियोडोरॉन रहेगा, इब्यूटिलाइड हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन में ध्यान रखना है कि हमें 200 जूल का शॉक देना है। अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करते हैं, और अगर स्टेबल पेशेंट है तो फिर हम नॉर्मल दवाइयों से चालू करते हैं। ठीक, केमिकल कार्डियोवर्जन स्टेबल पेशेंट्स में होता है। अनस्टेबल है, बीपी कितना, बीपी अगर 90-60 से कम है तो फिर हमें शॉक देना पड़ता है, सीधे 200 जूल का देते हैं। 200 जूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और इसका भाई हम आगे वाले अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा जो अमाउंट है शॉक देने का वो कम हो जाता है, जिसको हम 25 से 50 जूल के करीब देते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर कोई इंडिविजुअल आपसे पूछता है तो एमिडोरॉन बोलेंगे। एक स्कोर रिलेटेड होता है इससे, एट्रियल फिब्रिलेशन से रिलेटेड स्कोर है तो चैट्स वैसे स्कोर होता है, चैट्स 2 वैसे स्कोर है, फुल फॉर्म पर अभी नहीं जाएंगे। ये स्ट्रोक रिस्क बताता है, डिटरमाइन करता है स्ट्रोक रिस्क इन नॉन आरएचडी पेशेंट्स में। ठीक है, नॉन आरएचडी पेशेंट्स में ये स्कोर स्ट्रोक का रिस्क बताता है। 2-3 पॉइंट्स हैं। जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है वो मोस्ट कॉमन एरिथमिया होता है। कौन में HOCM का मरीज होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर एरिथमिया होगा तो सबसे कॉमन कौन सा होगा, एरिथमिया अगर होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन द मोस्ट कॉमन एरिथमिया। फिर एल्डरली पेशेंट्स अगर होते हैं ग्रेटर देन 65 ईयर्स के हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन एरिथमिया अगर कोई पूछे तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। हाइपरटेंशन में अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन एरिथमिया क्या होता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन इसका आंसर है। तो ये 3 पॉइंट्स और आप याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अगली ईसीजी लेकर के बात करेंगे।